नेता नगरी is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। अगर आपको पता चले कि नेता नगरी में आज उस मुद्दे पर बात होगी जिस पर बात तो सब तरफ हो रही है लेकिन खुलकर नहीं हो रही है। बात इस पर होगी कि एक कथित चैट लीक में जिन विषयों को उठाया गया उनकी गंभीरता कितनी है। क्या हम और आप जो टीवी देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, उनकी टीआरपी के साथ खेल हुआ है, हेरफेर हुआ है, क्या उसको प्रभावित करने की कोशिश हुई है? और ये एक्सेस जर्नलिज्म क्या है जिसके जरिए फैसलों को प्रभावित करने की बात की जा रही है? वो मसला क्या है जिसके जरिए बार के पूर्व मुख्य अधिकारी को मुंबई की कोर्ट जमानत नहीं दे रही है और दिल्ली में कांग्रेस के लोग कह रहे हैं और एनसीपी के भी कि जेपीसी गठित की जाए। कोई प्रिविलेज की बात कर रहा है, कोई सीक्रेसी की बात कर रहा है। हमें लगा कि इन सब पर उस शख्स से बात की जाए जो इन सब से कहीं ना कहीं जुड़ा है, इस कथित गड़बड़बाजी से नहीं पर इस दुनिया से, जिन्होंने पीएमओ भी कवर किया है, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को भी कवर किया है, उसके चलते अच्छे बुरे तमाम तमगे भी पाए हैं और जो टीवी की रेटिंग का खेल भी बखूबी समझते हैं। राजदीप सरदेसाई जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका नेता नगरी में। थैंक यू वेरी मच सौरभ निखिल, गुड टू हैव बी बैक, थैंक यू। राजदीप जी, हमको एक बात बताइए, क्योंकि हमने तो कभी उस सर्कल में किसी तरह का मूवमेंट किया नहीं, उसको आप मौकों की अनुपलब्धता बता दीजिए कि आपने कभी वैसे पार्लियामेंट कवर नहीं किया क्या आप, लेकिन लगातार पावर कॉरिडोर्स में रहे हैं कवरेज के लिए। नीरा राडिया वाले टेप आते हैं तब भी यह बात सामने आती है कि किस तरह से पत्रकार और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इस कथित चैट लीक से भी यही बात सामने आती है। थिन लाइन कहां है? क्योंकि हम पुरानी भी कई खबरें पढ़ते हैं, कुलदीप नैयर के जमाने की। अभी पिछले दिनों मेरी प्रभु चावला से बात हो रही थी तो वो भी बताने लगे कि वीपी सिंह ने हमसे कहा कि क्या आडवाणी बात करेंगे, आप पूछ के बताइए। तो एक चीज तो होती है कि आप पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग जरियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई राम बहादुर राय से कोई संदेशा कहलवाता है, कोई प्रभु से, कोई किसी दूसरे पत्रकार से। दूसरा है कि आप नीतिगत फैसलों को प्रभावित करें अपने लाभ के लिए। इज देयर एनी थिन लाइन, कोई क्लियर कट डिमार्केशन है आपके हिसाब से? नहीं, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और ये असली सवाल है। देखिए सौरभ, ये सालों से सालों चल रहा है कि पत्रकार अपने आप को राजगुरु मानते थे एक तरह से, या मीडिया एडवाइजर बन जाते थे। आपने कई नाम लिए, उनमें से कुछ लोग तो ऑफिशियली बन गए मीडिया एडवाइजर। एक तरह से आपको लगता है आप पॉलिटिकल प्लेयर हैं, यानी आप एक तरह से राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। मुझे लगा पत्रकार जो है वो राजनीति का ऑब्जर्वर है, वो एक तरह से एक दर्शक है, वो भी देख रहा है जो उसके सामने हो रहा है। लेकिन आप ऑब्जर्वर से पॉलिटिकल प्लेयर बन जाते हैं और ये पहले भी हुआ करता था। लेकिन एक फर्क है सौरभ, अब जो फाइनेंशियल स्टेक्स है वो बढ़ गए हैं। जब वो पत्रकार खुद चैनल का मालिक बन जाए तो उसके फाइनेंशियल स्टेक्स बढ़ते हैं, उसको फायदा ज्यादा हो सकता है। वो केवल पॉलिटिकल प्लेयर नहीं है, ही इज अ पॉलिटिकल ऑपरेटर हु हैज बिजनेस रिलेशनशिप। तो लाइन आप कह रहे हैं कि अगर कल किसी ने मुझे कहा कि यार ये जो चिट्ठी है ना, ये इस पॉलिटिशियन से दूसरे पॉलिटिशियन के पास ले जाओ, मैं कहूंगा उनसे, देखिए सर, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पॉन। मैं कोई आपका कोई पॉलिटिकल शतरंज का के आपके इस गेम में मैं नहीं हूं। मैं आपका शतरंज देखूंगा जरूर, उसके बाद बारे में लिखूंगा, रिपोर्ट करूंगा। आई एम नॉट पार्ट ऑफ योर गेम, दिस इज अ गेम। ये जो बड़े, यही तो पत्रकार जो है, हम राजनीति इतना कवर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको एक दिन ये लग जाता है हम खुद इस राजनीति में क्यों ना खेले, हम खिलाड़ी बने। तो राजदीप जी, मुझे नहीं पता है कि ये पूछना कितना, मुझे नहीं पता कि मेरा अगला सवाल इस मौके पर कितना सही है या गलत, पर चूंकि ये सोशल मीडिया पर लगातार पूछा जाता रहा है और आपसे जुड़ा है, इसलिए पूछ ही लेते हैं। पूछ लें जी प्लीज। ये जब न्यूक्लियर डील पर कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग होनी थी
तब कहा गया, ये अभी भी लोग लिखते हैं आपका नाम लेके, कि आप वो स्टिंग ऑपरेशन दिखाएंगे, आप एक चैनल से जुड़े थे जब वहां पर ये कैश फॉर वोट स्कैम का खुलासा होगा, नहीं हुआ और उसके बाद आप पर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए और कहा गया कि ये भी एक पॉलिटिकल पॉन बन गया। हाउ डू यू डील विद सच एक्यूजेशंस? अच्छा, ये देखिए सौरभ, आपने बड़ा सवाल उठाया, आपने सवाल उठाया, मैं इसे आपके सामने साफ करना चाहता हूं। मैंने अपनी किताब में भी ये लिखा है। नंबर 1, हमने वो कैश फॉर वोट्स का स्टिंग दिखाया, लेकिन उस समय नहीं दिखाया जिस समय वो राजनीतिक दल उसे दिखाकर उस पूरे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को डिसरप्ट करना चाहता था, क्योंकि हमारे पास उस समय पूरी कहानी नहीं थी। हम दिखाना चाहते थे जब कहानी पूरी तरह से हमारे पास हो। हमने उस टीम को आउटसोर्स किया एक तरह से, क्योंकि जब तक आप किसी पार्टी के जो नेता है उनसे ये स्टिंग नहीं करवाते, एक तरह से आपको वो कहानी नहीं मिलती। यानी एक तरह से वो रिपोर्टर ड्रिवन स्टिंग नहीं था जितना वो पॉलिटिशियन ड्रिवन था। ये हमारी गलती थी आप कह सकते हैं, लेकिन हमें वो स्टोरी कैसे मिलती नहीं तो, क्यों हमें अगर स्टोरी तहलका ने एक बार करवाया था, उन्होंने तो क्योंकि तब उन्होंने एक तरह से लोगों के सामने कहते हैं हम डिफेंस डीलर्स हैं, हम और उस तरह से उनको उन्होंने दिखाया किस तरह से डिफेंस डील्स में ब्राइबरी होती है। हमने देखा कि जो नेता है वो जो लेन देन कर रहे हैं वो हम लोगों के सामने लाना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें यह हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी जो थी तब भाजपा थी, वो चाहती थी कि हम तुरंत वो जाकर उसे उसी समय दिखाए ताकि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस डिसरप्ट हो। हमने उसे दिखाया जब हमारी स्टोरी खत्म हुई, पर एक पार्टी का एजेंडा और पत्रकार का एजेंडा अलग होता है। लेकिन वो यही तो हमारी कहीं गलती हो गई है। किसी भी हमें एक तरह से सबक सीखना चाहिए कि पत्रकार का एजेंडा नेता का एजेंडा नहीं हो सकता। नेता जो एजेंडा है वो अपनी जगह है, हमारा एजेंडा अपनी जगह है। और हमने सभी टेप स्पीकर के पास दिए, हमने सभी टेप लोकसभा के सदस्य सेक्रेटेरिएट में रखे, हमने कुछ छुपाया नहीं है। मुझे लगता है कि हम सबको, जो जितने भी पत्रकार हैं, हमारे लिए ये एक तरह से वार्निंग है कि हम किस लेवल तक किसी नेता या किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़कर कोई स्टोरी कर सकते हैं। अच्छा, ये एक बड़ा सवाल है, ये एक लाइन है। राजदीप जी, ये बताइए, कांग्रेस की एक मीटिंग कुछ रोज पहले हुई, एक मीटिंग जब हम आज शुक्रवार को ये बातचीत नेता नगरी की रिकॉर्ड कर रहे हैं तब भी हुई। जो उसमें पॉलिटिकल फैसले लिए गए उन पर तो हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पिछली बैठक में ये जो चैट विवाद है इस पर चर्चा हुई। सोनिया गांधी ने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए परेशान करने वाली खबर है, सैन्य अभियानों की जानकारी लीक करना देशद्रोह है। पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा ऑफिशियल सीक्रेसी के नियम का उल्लंघन है। उसके बाद पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने कहा कि पुलवामा के 40 शहीदों को लेकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल गहरी पीड़ा है, ऐसे ऑपरेशंस गोपनीय होते हैं। और गुलाम नबी आज़ाद ने भी कहा कि यह सब देश की सुरक्षा की कीमत पर टीआरपी के लिए किया गया है। अमूमन हम देखते हैं कि जब कांग्रेस कोई पॉलिटिकल इल्जाम लगाती है तो बीजेपी उसका काउंटर करती है, इसी तरह से पॉलिटिक्स चलती है। लेकिन इस टीआरपी स्कैम को लेकर, उसमें भी खास तौर पर बालाकोट स्ट्राइक को लेकर उतनी मुखरता से बात नहीं आई। हालांकि मुझे व्यक्तिगत तौर पे, मैंने और निखिल ने इस चीज पे बात भी की थी, हमें नहीं लगता कि बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक जैसी सेंसिटिव जानकारी लीक हुई होगी, हमें ऐसा नहीं लगता है। ये हमारी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है। निखिल जी, मुझे ये नहीं लगता कि लीक अलग चीज है। मुझे नहीं लगता कि वो वैसा कर रहे कि यहां उनको बताया और फिर वैसे पाकिस्तान को पता चला, क्योंकि जो पता करने वाले तंत्र होते हैं, पाकिस्तान भी एक देश है जिसके पास अपनी एजेंसीज है, तो वो अपने वो उस जुगाड़ में रहते ही हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि आप अर्नब को देंगे तब उनको मिलेगा या तभी मिलेगा, तो वो दूसरी चीज है। इसीलिए वो आइडिया इज नॉट टू क्वेश्चन अवर इंटेलिजेंस और अवर डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट। ये बात ए.के. एंटनी बहुत साफ करते हैं, क्योंकि राहुल वाले बात के बाद ये हुआ था जब राहुल ने कहा कि 5 लोगों के पास इंफॉर्मेशन है और उसमें एक एयरफोर्स चीफ भी है। ए.के. एंटनी अगले दिन आके कहते हैं कि मैंने बहुत साल काम किया डिफेंस वालों के साथ में, डिफेंस ने दिया, ये बाकी 4 ने दिया होगा। कौन? एनएसए, पीएम और बाकी होम मिनिस्टर और रक्षा मंत्री जी। तो ये उसका पॉलिटिकल एंगल है। क्या लगता है आपको कांग्रेस की इन मांगों को लेकर राजदीप जी? देखिए
देखिए सौरभ, निखिल, आपने जो कहा ना कि इस पूरे मामले में क्या ये कहा जा सकता है कि राष्ट्र सुरक्षा का मामला है, मैं भी आपसे सहमत हूं। मुझे नहीं लगता कोई पत्रकार को अगर एक भनक हो कि यार कुछ तो हो सकता है। देखिए, सबको पता था कि पुलवामा के बाद चुनाव का जो माहौल बन रहा था उस पर सरकार को कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब वो एयर स्ट्राइक हो क्या हो, ये मुझे नहीं लगता किसी को पता था। ना ही इन व्हाट्सएप चैट से ये पता चलता है कि अर्नब गोस्वामी को बालाकोट के बारे में पूरी तरह से जानकारी थी। तो ये जो कहा जा रहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट वगैरह का वायलेशन है, ये मैं नहीं मानता। देखिए, पत्रकार जो है वो अपने सूत्रों के हवाले उसे कुछ भनक तो हो जाती है, लेकिन क्या होने वाला है मुझे नहीं लगता उन्हें मालूम था। असली सवाल वो नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसे राजनीतिक फायदा के लिए जरूर कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को स्वाभाविक है, लगता है कि अर्नब गोस्वामी ने जिस तरह से उनको टारगेट किया है और जिस तरह से एक तरह से भाजपा का पक्ष रखा, ये कांग्रेस को लगता है, इसलिए वो एक तरह से नहले पे दहला लगाना चाहती है। इसीलिए सुशील शिंदे, गुलाम नबी आजाद, AK एंटनी सबको लाके बिठा दिया गया। देखिए, लेकिन बिल्कुल, लेकिन देखिए एक माहौल बन गया है जहां पत्रकार, खासकर की टीवी के प्राइम टाइम एक्टर, अपने आप को भगवान मानने लगे हैं जी। और हम अपने आप को भगवान इस तरह से मानने लगे हैं कि दुनिया में हर चीज जो है वो हमारे कदमों पे है और देशभक्ति का ठेका कुछ एंकर ने लिया है। राजदीप जी, आप भी प्राइम टाइम एंकर हैं, क्या आप अपने आप को भगवान मानते हैं या पहले मानते थे? नहीं, मैं लेकिन नहीं मैं नहीं, कहीं ना कहीं आप स्टूडियो में बैठकर, स्टूडियो को हमने सबने एक तरह से कहीं ना कहीं कोर्ट रूम बनाया है जी, जहां हम रोज देखते हैं आप मुलजिम है, आप नहीं है। मेरा आपसे यह कहना है कि जब आप दूसरों को देशभक्ति के सर्टिफिकेट्स देना चाहते हैं या देशद्रोही कहते हैं, तब पुलवामा के बाद जिस तरह से आप उसे TRP के दृष्टिकोण से देखते हैं, या फिर जिस तरह से आपकी आप जिस तरह से अपनी बातचीत लोगों के बारे में कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि सवाल उठेंगे। आप दूसरों पर उंगली उठाएंगे, लोग आप पर उठाएंगे, और आप कोई दूध से धुले हुए नहीं है। इसका फायदा उठाकर एक तरह से कांग्रेस एक माहौल बनाना चाहती है कि ये जो टीवी पत्रकारिता है ये एक तरफा है, ये कोई देशभक्ति के नारे देने वाले कोई देशभक्त नहीं है। और यही वजह है, मुझे लगता है, कि पूरी कांग्रेस की फौज एक तरह से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि अगर आपने इतने सालों से हम पर उंगलियां उठाई है, आज हम आप पर उठाएंगे। लेकिन असली मुद्दा वही है, बार्क और किसी एक एडिटर के बीच में संबंध और उसका कोई बिजनेस फायदा, ये असली मुद्दा है, बाकी राजनीति से प्रेरित है। जी। अच्छा, ये चूंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बात चली रही है, तो जाते जाते ये और बता दीजिए कि ये जो दोबारा मीटिंग हुई, तमाम चीजों पर रिजोल्यूशन पास हुए, लेकिन जो G23 के कंसर्न्स थे उनका क्या? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें लगा था कि कम से कम कांग्रेस की जो चुनावी प्रक्रिया है, अंदरूनी चुनावी प्रक्रिया है, उस पर बातचीत तो होगी, आगे बात बढ़ेगी। कहा गया था जनवरी तक सब खत्म होगा, फरवरी तक नया अध्यक्ष भी हो सकता है। अभी तक तो कोई ये दिख ही नहीं रहा है कि कांग्रेस उस दिशा में जाना चाहती है, कब तक जाएगी। अब बात आ रही है, बजट सेशन आ रहा है, उसके बाद चुनाव आएंगे, क्या ये मामला फिर से टल जाएगा? देखिए, यही तो कांग्रेस की समस्या है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो जब तक अपनी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है, अंदरूनी जो प्रॉब्लम्स है, उनको एक तरह से सुलझा नहीं पाए, तब तक आप किस तरह से पूरी तरह से मोदी जी और उनकी सरकार को चुनौती दे पाएंगे? ये एक बड़ा मसला है। ये बाकी जो है वो फिर वो आप किसानों का आंदोलन पर आपने रेजोल्यूशन पास किया, वैक्सीन पर किया, व्हाट्सएप चैट्स पर किया, ये अपनी जगह है। असली मुद्दा है आप अपने संगठन को कब और कैसे मजबूत करने जा रहे हैं। क्योंकि मैं बीते दिनों मूड ऑफ द नेशन देख रहा था जो आप लोग पेश कर रहे थे इंडिया टुडे पे, तो ये तो कहीं आसपास भी नहीं दिख रहा है मोदी जी के। जनवरी का सैंपल है और एनडीए अभी भी 330 के पार है और इनको सैकड़ा पार करने में यूपीए को मुश्किल आ रही है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। कांग्रेस के लिए पिच तो बिल्कुल तैयार है, किसानों का आंदोलन हो,
चीन का अग्रेशन हो, इकोनॉमी रिसेशन में है, कोविड का जो पेंडेमिक है उससे जो संकट आया है, इस सब के बावजूद अगर आपकी पार्टी उठ नहीं पा रही है, नंबर हमारे मूड ऑफ द नेशन में दिखा रहे हैं कि कांग्रेस उठ नहीं पा रही है। अगर कांग्रेस इतने ऐसे पिच पर भी बैटिंग नहीं कर पाती है तो हमारे क्रिकेटरों को उनको सिखाना पड़ेगा। वहां हमारे क्रिकेटर तो ब्रिस्बेन जैसे पिच पर मैच जीतते हैं और कांग्रेस अरे भाई साहब क्या खेले हैं लड़के, क्या खेले हैं, तबीयत खुश हो गई। सर असली नेता नगरी आज उन खिलाड़ियों पर होनी चाहिए क्योंकि उन खिलाड़ियों ने हमारे नेताओं को सिखाया है। एक तो पूरे मेरिट पर आए हैं, दूसरी जिस तरह से लीडरशिप अजिंक्य रहाणे की थी, बिल्कुल काम लीडरशिप, और कभी अपने किसी खुद को क्रेडिट नहीं दिया, पूरे टीम को दिया, यानी टीम स्पिरिट। कोई वंशवाद नहीं है क्रिकेट में, सब अपने जो खिलाड़ी हैं अपने दम पर आए हैं, छोटे छोटे शहरों से आए हैं, और यही तो असली हमारे लोकतंत्र की ताकत है। तो मुझे लगता है आपने एक प्रोग्राम करना चाहिए कि क्रिकेट से हमारे नेता क्या सीख सकते हैं। वैसे भी राजदीप जी, छोटे शहर के लड़कों में और लड़कियों में कुछ बात तो होती है। नहीं, आप और निखिल और पूरी आपकी ललन टॉप टीम इस बात की एक सबूत, एक मिसाल है कि आप में एक दम है, एक ताकत है, एक जज्बा है। मैं उसे कहता हूं धोनीआइजेशन ऑफ क्रिकेट भी हो रहा है। ये हर प्रोफेशन में आज आईआईटी के बच्चे कहां से आते हैं, आईआईएम के बच्चे कहां से आ रहे हैं, मेडिकल के कहां से आ रहे हैं, और आप देखेंगे क्रिकेट में और भी ऐसे आएंगे। पिछले हफ्ते केरल ने मुंबई की टीम को हराया। कासरगोड के एक लड़के ने 130 रन बनाए 57 बॉल में। ये कोई सोच सकता था? चलिए, क्रिकेट पर फिर विस्तार से बात होगी। फिलहाल आप नेता नगरी में हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिए। उम्मीद है कि बंगाल की चुनावी जमीन पर आपसे मुलाकात होगी। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।